नेपाल एक ऐसी जगह जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध जो वायलेंस और वॉर के सख्त खिलाफ थे, आज उनकी नेपाल की हालत कुछ ऐसी है। The whole building is burned through. जी हाँ, नेपाल जल रहा है। लेकिन हर एक आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और इस चिंगारी का नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के समय में अपने में एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, और इस दुनिया को जो सबसे बेहतरीन तरीके से समझता है और पहचानता है वो है जनरेशन जी, यानी जेन जी। जब भी हम जेन जी के बारे में बात करते हैं तो हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, और आज के समय में जो सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है वो इन्हीं जनरेशन जी की ही है। एक पल के लिए इमेजिन करो कि आप सुबह सोकर उठते हो और आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कुछ भी चल नहीं रहा है, सारे के सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन नेपाल के लिए यह बस एक इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि ये एक हकीकत थी। नेपाल के यूथ के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। नेपाल में इस बैन के बाद बहुत ही मैसिव अमाउंट में प्रोटेस्ट चालू होता है, लेकिन क्या सच में इस सोशल मीडिया की वजह से इतनी बड़ी प्रोटेस्ट चालू हुई है, या फिर एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही है, या फिर नेपाल की ये जो प्रोटेस्ट है ये बस नेपाल तक ही सीमित है, या फिर इंडिया की आने वाली फ्यूचर का ये बस एक ट्रेलर है? और आज का यही सवाल है। Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया। उन्होंने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। उनका यह कहना था कि ये सारी कंपनीज नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कर रही है, और इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज की वजह से नेपाल में बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ और वायलेंस बढ़ रहा है। और वो फेक न्यूज़ क्या था पता है? कुछ सवाल जो नेपाल का यूथ अपनी सरकार से पूछ रहा था। नेपाल की सरकार के हिसाब से वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक फेक न्यूज़ है, वहाँ पर जो करप्शन है वो एक फेक न्यूज़ है, और सवाल पूछना तो एक वायलेंस है। ये सोशल मीडिया बैन नेपाल की जनता के लिए बस एक टेक्निकल डिसीजन नहीं था, बल्कि उनकी आवाज़ को दबाना था। नेपाल की जनता सोशल मीडिया के जरिए वहाँ की करप्शन को खोद कर बाहर निकाल रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताओ, बस सोशल मीडिया के लिए कोई अपने देश को थोड़ी ना जला देगा। जाहिर सा बात है, मुद्दा कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर चल रही थी। नेपाल की हालत इतनी खराब थी कि वहाँ का यूथ बाहर देशों में जाकर जॉब कर रहा था चंद पैसे कमाने के लिए। अक्सर आपने इंडिया में भी देखा होगा कि नेपाल के लोग यहाँ पर आते हैं गार्ड जैसी छोटी मोटी नौकरी करने के लिए। सिमिलरली वहाँ का जो यूथ था वो रसिया और यूक्रेन के वॉर में भी शामिल हो रहा था। नेपाल के जो बच्चे हैं वहाँ पर रसिया में जाके उनकी तरफ से लड़ रहे थे। कुछ तो बेचारे वापस तक नहीं आ पाए, और जो वापस आए वहाँ से वो तो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थे और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। जाहिर सी बात है, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो ये सारे प्रोवाइड कर ही नहीं पा रही थी जॉब्स वगैरह, और वो वहाँ पर अपनी फैमिली को तो भूखा मार नहीं सकते। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स से नेपाल का यूथ और वहाँ की जनता गुजर रही है, तभी वहाँ पर नेपाल के जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं गुची प्राडा पहनकर, लैम्बोर्गिनी में घूमकर फॉरेन के ट्रिप्स लगा रहे हैं, और वहाँ की फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम और टिकटॉक में पोस्ट कर रहे हैं। और वहाँ के जो यूथ है, जो नेपाल के जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो ये सारे देख रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि उनका खून खौलेगा। जो बेसिक नीड नेपाल के बच्चे को नहीं मिल पा रही है, उससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वहाँ के पॉलिटिशियंस के बच्चे आराम से ले पा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने का उनके पास बस एक ही जरिया था, सोशल मीडिया, जो कि बैन हो गया। एक रिसर्च कहता है कि जब डेमोक्रेटिक चैनल्स बंद हो जाते हैं तो यूथ अपनी आवाज़ उठाने के लिए नॉन डेमोक्रेटिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और यही हुआ नेपाल के साथ। जब नेपाल का सिस्टम बहरा हो गया तो वहाँ की सड़कों ने जवाब दिया। We will not be silenced. Our voices will be heard.
इन सारी सोशल मीडिया को बैन करते वक्त नेपाल ने गलती कर दी। उन्होंने सारे सोशल मीडिया को बैन तो किया, लेकिन डिस्कॉर्ड और टिकटॉक को बैन नहीं किया। अब डिस्कॉर्ड को क्यों बैन नहीं किया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन टिकटॉक को क्यों बैन नहीं किया हाँ पता है। नेपाली चीनी भाई भाई, तो जाहिर सी बात है कि भाई को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई मारेगा 2-3 तमाचा, इसी के लिए टिकटॉक बैन नहीं हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो, नेपाल में एक एनजीओ है हामी नेपाल करके। हामी नेपाल ने सबसे पहला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग हामी नेपाल ने ही की थी। कहाँ पर की थी? डिस्कॉर्ड के सर्वर पर। और इसी डिस्कॉर्ड के सर्वर की वजह से ही आज नेपाल में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट इरप्ट हुई है। और इसके बाद प्रोटेस्ट चालू होता है और प्रोटेस्ट बहुत ही मैसिव अमाउंट में स्टार्ट हो जाता है। जनता बहुत ही गुस्से में थी और तभी इसी के दौरान पुलिस ने वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी प्रोटेस्टर्स के ऊपर। प्रोटेस्टर्स अपनी जान बचाकर भाग तो रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई कि वहाँ 20 लोगों की मौत हो गई। इनफैक्ट हेड शॉट्स लगे, इतनी ब्रूटली वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग की है। अब यहाँ पर गोलियां चलने के बाद प्रोटेस्टर्स और भी ज़्यादा भड़क गए, जिसकी वजह से उन्होंने रोड्स ब्लॉक करना चालू कर दिए, सारी जगह में आगजनी करनी चालू कर दी और मांग की कि सरकार गिरनी चाहिए। उन्होंने केपी ओली का रेजिग्नेशन भी मांगा। ठीक है, यहाँ तक चलो तुम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, नो डाउट, लेकिन इसके बाद जो तुम लोगों ने किया उसके बाद मैं भी इनके खिलाफ हूँ। तुम्हारी मांग थी कि सरकार बदलनी चाहिए, चलो पॉलिटिशियंस ने भी रिजाइन दे दिया। तुम्हारी मांग थी कि सोशल मीडिया से बैन हटना चाहिए, चलो वो भी हट गया। तुम्हारी मांग थी कि करप्शन एक्सपोज होना चाहिए, चलो वो भी ठीक हो गया, एक्सपोज हो गया। लेकिन उसके बाद जो तुम लोगों ने हरकतें की, पार्लियामेंट्स में आग लगाना, पब्लिक मॉल्स को डैमेज करना, वहाँ आग लगा देना, वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर देना। तुम लोग देश के लिए अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो देश के ही प्रॉपर्टीज़ को अगर डैमेज करोगे तो फिर काहे का प्रोटेस्ट? जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है लोगों के टैक्स से ही बनता है, तुम्हारा ही पैसा लगा था वहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ को बनाने के लिए, तुम अपने ही पैसे को आग लगा रहे हो, तो कौन सा तुम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो? देश के लिए लड़ रहे हो, वो भी देश का ही नुकसान करके। एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पे आग लगा दे रहे हो जहाँ पर उनकी वाइफ जिंदा जल जा रही है। ये कौन सा प्रोटेस्ट है? इस प्रोटेस्ट से तो बेहतरीन है प्रोटेस्ट ना ही करो। ऐसे इनह्यूमन एक्टिविटीज से अगर तुम अपने देश को बेहतरीन करोगे तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सब करना इज नॉट अ सक्सेस। इसकी वजह से तुम करप्शन से तो बाहर निकल जाओगे, करप्ट पॉलिटिशियन से तो तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो देश है वो गुंडा राज में तब्दील हो जाएगा। गुंडा राज का एक सिंपल सा और जीता जाता एग्जाम्पल है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जब तक थी, जैसी भी थी, करप्ट थी, जो भी थी, लेकिन वहाँ पर उस वक्त जीडीपी भी हाई चल रही थी और वहाँ पर क्राइम रेट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अभी रिजिम चेंज होने के बाद हुई है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहाँ पर क्राइम रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव अमाउंट में बढ़ गए, आसमान छू रहे हैं। रेप्स, मर्डर्स, वायलेंस, ये सब तो कभी भी हो जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को तो जैसे सांप सूंघ गया है। वहाँ पर ना ही कोई किसी की बात सुनता है, ना ही कुछ, ना डर का माहौल है, ना खौफ है, कुछ नहीं है। सिमिलरली नेपाल में अगर तुम ऐसे करोगे तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम ही हो सकती है। तो इसकी वजह से तुम्हें एक प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसके ऊपर वर्डिक्ट देने से पहले हम कुछ सिचुएशंस को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो साउथ एशिया की अभी फिलहाल पूरी हालत खराब है। पहले म्यांमार, फिर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर अब नेपाल। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न नोट करो कि जिस जिस कंट्री में प्रोटेस्ट हुए हैं, जिस जिस कंट्री में रिजिम चेंज हुई है, जिस भी कंट्री में ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, वहाँ पर एक चीज़ कॉमन थी, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई चल रही थी, वहाँ करप्शन बहुत ही ज़्यादा हाई था, वहाँ पर करप्ट पॉलिटिशियंस थे और वहाँ पर सोशल मीडिया और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। इंडिया में भी सिमिलरली फिलहाल कुछ ऐसे ही सिचुएशन चल रहे हैं। यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट अभी अपने पीक पर है। यहाँ पर भी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। भले ही यहाँ की जीडीपी अच्छी चल रही है, बट एक आदमी की खर्च करने की कैपेसिटी ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम सही से दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का फ्यूचर दाव में जा रहा है। यहाँ की यूथ पॉपुलेशन के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। एसएससी का जो एग्ज़ाम का जो प्रॉब्लम हुआ था, अगर आपके इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दिया हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एसएससी का पूरा अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट पर कैपिटा इनकम के बारे में भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप बाद में जाकर इसे देख सकते हैं। और इन सारी सिचुएशन की वजह से इंडिया का यूथ भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सारी परेशानी अगर बाद में जाके कुछ ऐसे प्रोटेस्ट का मोड़ ले लेती, इनफैक्ट प्रोटेस्ट तो हो भी रहे हैं, एसएससी का प्रोटेस्ट हो गया या फिर डॉग प्रोटेस्ट हो गए, इन सारे प्रोटेस्ट हो भी रहे हैं।
इनफैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर वोट चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कि आगे जाकर किस वोट पे हम कन्वर्ट होता है ये पता नहीं है। ये सारी चीज़ें इंडिया में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, सब शांति से रहें, ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। और इन सारी सिचुएशंस के ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या नेपाल का जो ये प्रोटेस्ट है ये इंडिया के लिए एक ट्रेलर है या फिर नहीं। और आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और अपनी राय ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो के लिए कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ सवाल की अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूछते रहिए सवाल, क्योंकि खामोशी बदलाव नहीं लाती। जय हिंद।